जय हिंद साथियों। आज शुरुआत करते हैं दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 6 अक्टूबर 2022 और आज का दिन है गुरुवार। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पूर्व आज देख लेते हैं कि हम किन खबरों को देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहली खबर देखेंगे इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित और उसमें देखने का प्रयास करेंगे कि इंटरनल सिक्योरिटी क्या होती है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या होती है और किन मंत्रालय के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी आती है, वो किस मंत्रालय के अंदर एक्सटर्नल सिक्योरिटी आती है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम अगली खबर देखेंगे नोबेल प्राइज से संबंधित। तो हाल ही में किन को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है और भारत में अभी तक किन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला, उनको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम ई गवर्नेंस से संबंधित देखेंगे, साइंस एंड टेक से जोड़कर देखेंगे कि यूपीआई क्या है, किस तरह से एनपीसीआई काम कर रही है। यहाँ पर हम डेबिट कार्ड और जो क्रेडिट कार्ड उन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे। फिर हम अगली खबर देखेंगे कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट, पोल्यूशन यानी प्रदूषण से संबंधित देखेंगे। यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे कि दिल्ली में जो वायु प्रदूषण है खराब होने के कारण क्या है। यहीं पर हम देखेंगे कि दिल्ली सरकार की वायु गुणवत्ता को सुधार करने के लिए जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है वो क्या है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम दिल्ली की भौगोलिक स्थिति को देखेंगे। फिर हम अगली खबर देखेंगे कोलिजियम से संबंधित कि कोलिजियम क्या आता है, इसको लेकर क्या आलोचना की जाती है, उसको देखेंगे। फिर हम जो पर्यावरण से संबंधित फिर दक्षिण अफ्रीका के मैप का एनालिसिस करेंगे। फिर मध्य प्रदेश में जो नेशनल पार्क है उसको देखेंगे जहाँ पर चीतों को लाया जा रहा है। फिर हम अगली खबर देखेंगे कि उत्तरकाशी में हिमस्खलन के कारण क्या है, उसके कारणों को समझने का प्रयास करेंगे। यहीं पर हम जो प्लेट टेक्टोनिक है उसको देखने का प्रयास करेंगे कि किस वजह से हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन है, भूकंप आते हैं। फिर हम अभिव्यक्ति में तिब्बत की मैप का एनालिसिस करेंगे। इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, हम तो यहाँ पर केवल तिब्बत का मैप देखेंगे। फिर हम अगली खबर देखेंगे बिजनेस पेन से संबंधित। यहाँ पर हम 5G टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे कि 5G टेक्नोलॉजी के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, उसको देखेंगे और किस तरह से भारत को वैश्विक केंद्र हब बनाने में मददगार साबित होगी। फिर हम अंत में देखेंगे सोलर सिस्टम से संबंधित। यहाँ पर हम मंगल ग्रह के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि मंगल ग्रह की स्थिति कहाँ पर आती है, इसकी लोकेशन क्या होती है, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स को देखेंगे। फिर अंत में हम देख लेते हैं अपराध की सजा निर्धारित करने के लिए बनी भारतीय दंड संहिता। तो 1860 में आज ही भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड पारित हुआ था। इसके तहत हर अपराध की सजा तय की गई थी। 1837 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहले लॉ कमीशन ने आईपीसी का ड्राफ्ट बनाना शुरू किया था और 1 जनवरी 1862 को इसे लागू कर दिया गया था। फिर इन सब के बाद हम देखेंगे, फिर हम तिब्बत की मैप का एनालिसिस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कोलिजियम सिस्टम क्या है, उसकी क्रिटिसिज्म क्यों की जा रही है। फिर हम भारत की मैप का एनालिसिस करेंगे, फिजिकल मैप को देखने का प्रयास करेंगे। यहीं पर हम हिमालय को देखेंगे। हम फिर दिल्ली को देखने का प्रयास करेंगे कि दिल्ली में प्रदूषण में जो फिजिकल है उसकी क्या रोल होता है, उसको देखेंगे। फिर हम हिम स्खलन को समझने का प्रयास करेंगे कुछ इमेजेस के थ्रू। फिर हम उत्तराखंड की मैप को देखेंगे, उत्तरकाशी स्थान को देखने का प्रयास करेंगे जहाँ पर हाल ही में हिमस्खलन हुआ, उसको देखेंगे। फिर हम उत्तराखंड के फिजिकल मैप को देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम टेक्टोनिक प्लेट्स को एक वीडियो के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है और इसकी वजह से हिमालय पर जो हिमस्खलन है, भूकंप है, वो आते हैं, उसको देखेंगे। फिर अंत में हम एक मैप देखेंगे कि किस तरह से जो इंडियन प्लेट है वो मूव कर रही है और यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। उसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश के जो नेशनल पार्क है उनको देखेंगे। फिर यहीं पर हम दक्षिण अफ्रीका की मैप का एनालिसिस करेंगे जहाँ से आने वाले समय में चीते लाए जाने वाले हैं। फिर हम सोलर सिस्टम समझने का प्रयास करेंगे। सोलर सिस्टम में जो मंगल ग्रह है उसकी स्थिति को देखने का प्रयास करेंगे कि किन ग्रहों के बीच में मंगल ग्रह की स्थिति आती है। फिर हम जो मंगल ग्रह है उसके बारे में कुछ विशेषताओं को देखेंगे उसकी। फिर हम 5G टेक्नोलॉजी को देखने का प्रयास करेंगे कि 5G टेक्नोलॉजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह से काम कर रहा है। फिर हम देखेंगे 5G टेक्नोलॉजी के क्या क्या यूजेस हैं, उसको देखेंगे। फिर क्या चैलेंजेस आ सकते हैं 5G टेक्नोलॉजी को लेकर, उसको देखेंगे। फिर हम समझने का प्रयास करेंगे कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में देखेंगे, इन दोनों में क्या अंतर है उसको देखेंगे। फिर किन मिनिस्ट्री के तहत ये काम करते हैं उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित क्या खतरे उनको देखेंगे। फिर हम देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो आंतरिक सुरक्षा से संबंधित खतरे उनको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम ई गवर्नेंस को समझने का प्रयास करेंगे। ई गवर्नेंस में
जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट्स पे रहेगा, उसको देखेंगे। फिर हम डेबिट कार्ड को देखेंगे, फिर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में अंतर क्या था उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम एक क्रेडिट कार्ड को समझने का प्रयास करेंगे, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को। उसके बाद हम देखेंगे एनपीसीआई के बारे में, यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे। फिर हम यूपीआई के बारे में देखेंगे, उसकी विशेषताओं को देखेंगे। फिर हम नोबेल प्राइज़ को देखने का प्रयास करेंगे, नोबेल प्राइज़ के इतिहास को देखेंगे, भारत में अब तक किनको इनको नोबेल पुरस्कार मिला उनको देखने का प्रयास करेंगे। एक अन्य इमेज के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद हम बायोडाइवर्सिटी को समझने का प्रयास करेंगे, जैव विविधता को समझने का प्रयास करेंगे कुछ इमेजेस के थ्रू कि जैव विविधता क्या होती है। एक इमेज के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे जैव विविधता को। फिर हम देखेंगे कि जैव विविधता में क्या क्या, जो जैव विविधता पार्क होते हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें लगाई जाती हैं। फिर हम जो दिल्ली में जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है उनको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद हम दिल्ली की मैप को देखेंगे कि दिल्ली का मैप क्या है, उसकी लोकेशन कहाँ है। उसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो दिल्ली की वायु प्रदूषण है उसके खराब होने के पीछे क्या कारण है उनको देखेंगे। कुछ हम इमेजेस के थ्रू इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे कि नेचुरल कारण क्या हो सकते हैं, प्राकृतिक कारण नहीं, और मानव निर्मित कारण क्या होते हैं उसके प्रदूषण फैलाने में, उसको देखेंगे। फिर हम दिल्ली पर मेन फोकस करेंगे क्योंकि उसके मेजर कॉजेस क्या हैं एयर पोल्यूशन खराब होने के, उसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि अब ये सब हो रहा है तो इनके प्रभाव को देखेंगे कि मानव पर इनके क्या प्रभाव पड़ेंगे। फिर जो प्राकृतिक क्षेत्र है वहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेंगे उसको देखेंगे। फिर अंत में देख लें कि इन सबको रिड्यूस करने के लिए, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं। तो इस तरह से आज हमारी चर्चा के विषय रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। पाक से नहीं युवाओं से होगी बादशाह, तो जीएसटी से जोड़ेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने तो ज़्यादातर राजनीतिक की बात की है। जब हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि यहाँ पर जो इन्होंने आंतरिक सुरक्षा की बात की तो उसको देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या होती है। तो हम पहले आंतरिक सुरक्षा को देखते हैं कि आंतरिक सुरक्षा क्या होती है। तो अपनी सीमाओं के भीतर किसी देश को सुरक्षा, तो उसको हम बोलेंगे कि आंतरिक सुरक्षा। और एक विदेशी देश द्वारा आक्रमण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल सिक्योरिटी। आंतरिक सुरक्षा के अंदर क्या है, शांति और व्यवस्था को बनाए रखना। फिर उसके बाद है कि अपने क्षेत्र के भीतर किसी देश की संप्रभुता को कायम रखना। और पुलिस का कार्य क्षेत्र है उसमें, पुलिस के जो कार्य क्षेत्र है उसमें जो CAPF है वो सपोर्ट करती हैं। और ये किस मंत्रालय के अंदर आता है, तो ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। अब हम एक्सटर्नल सिक्योरिटी को देख लेते हैं। अभी हमने देख लिया है कि एक विदेशी देश के द्वारा जो आक्रमण किया जाता है उसके खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना वो एक तरह से एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो गया है, यानी बाहरी सुरक्षा। ये पूरी तरह से जो सशस्त्र बलों की जिम्मेदारी होती है। और ये किस मंत्रालय के अंदर आता है, तो ये रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। तो इस तरह में से हमें एक छोटा सा संक्षिप्त नॉलेज लेना था इस चीज़ का कि इंटरनल सिक्योरिटी क्या होती है और एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या होती है, किस मंत्रालय के अंदर आती है। उसके बाद हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो इंटरनल सिक्योरिटी उसके सामने क्या खतरे हैं और क्या थ्रेट्स हो। तो सबसे बड़ा तो यही है कि नक्सलवाद से संबंधित है, अपराध से संबंधित है, फाइनेंशियल थ्रेट्स यानी जो वित्तीय खतरे होते हैं उनसे संबंधित है, साइबर है, एंड डाटा थ्रेट्स यानी डाटा से संबंधित खतरे हैं, एक्रॉस द बॉर्डर थ्रेट्स यानी सीमा पार के खतरे हैं, धार्मिक संबंधित जो खतरे हैं। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित खतरे हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक अन्य इमेज के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि क्षेत्रवार देखते हैं कि वहाँ कौन कौन से क्षेत्र से संबंधित जो खतरे हैं। तो यहाँ पर दिखाया हुआ जम्मू कश्मीर का मेट्रो यहाँ पर कहना चाह रहा है कि सीमा पार आतंकवाद के साथ कश्मीर में विद्रोह होते हैं। तो ये तो हमें पता ही है कि जैसे पाकिस्तान से संबंधित जो आतंकवादी है या जो अलगावती है वो कश्मीर में विद्रोह कराते हैं। अब यहाँ पर दिखा कि मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, तो यहाँ पर कहना चाह रहा है कि दूसरा सबसे प्रमुख खतरा है कि जो प्रमुख शहर है हमारे जो आर्थिक केंद्र है वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण खतरे बने हुए रहते हैं। जैसे हमें मुंबई ताज में पता ही है कि वहाँ पर किस तरह से जो आतंकवादियों ने हमले किए थे। फिर यहाँ पर दिखा हुआ है झारखंड वाला क्षेत्र, छत्तीसगढ़ वाला, उड़ीसा वाला क्षेत्र, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर कहना चाह रहा है कि माओवादी उग्रवाद का बड़ा खतरा रहता है। फिर यहाँ पर उत्तर पूर्व के क्षेत्र दिखाया हो कि यहाँ पर किस बात का खतरा है, तो पूर्वोत्तर में अलगाववादी आंदोलन उग्रवाद की जैसे हैं उनसे संबंधित खतरा रहता है। तो ये एक तरह से इस पिक्चर से आप समझने का प्रयास कीजिए कि किन क्षेत्रों में किस प्रकार के खतरे हैं। तो इस तरह से हमें इसको देखना था। हमें यह केवल सिंपल संक्षिप्त में ये एक छोटा सा जानना था कि आंतरिक सुरक्षा क्या होती है
एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या होती है, उससे संबंधित खतरे क्या होती है। तो इस तरह से हमें इस खबर को देखना है। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। तो क्लिक केमिस्ट्री के 3 अग्रदूतों को इस बार रसायन का नोबल, तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए इस वर्ष का नोबल पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को मिलेगा। इनमें अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की कैरोलिन आर बटोरजी और अमेरिका के ही लाजोला स्थित का स्क्रिप्ट रिसर्च के वैज्ञानिक बेरी शार्पलेस और डेनमार्क यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन के मार्टिन जो मेडल है उनको शामिल किया गया है। तो यहाँ पर दिखा हुआ है कि डेनमार्क के कौन हो गए, तो मार्टिन मेडल, और अमेरिका की कैरोलिन बटोरजी और बेरी शार्पलेस, इनको जो रसायन का क्षेत्र रसायन से संबंधित जो नोबेल पुरस्कार उनको तीनों को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। इन वैज्ञानिकों ने क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए कार्य किया है। तो 2021 में रसायन का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से वैज्ञानिक बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को अणुओं के निर्माण के लिए पर्यावरण रूप से स्वच्छ तरीका खोजने के लिए दिया गया। तो ये पहले की बात कर लिए कि 2021 में किसको दिया गया था। तब यहाँ पर हमने जो बात की है कि क्लिक केमिस्ट्री क्या है, तो उसको देख लेते हैं कि सीधे शब्दों में कहें तो क्लिक केमिस्ट्री समान व्यवहार रखने वाले छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ने की प्रक्रिया है। इस बायो कंजुगेशन, इसे बायो कंजुगेशन भी कहते हैं। क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री का प्रयोग भविष्य में इंसानों और अन्य जीवों के शरीर में ऐसे मॉलिक्यूल के निर्माण के लिए होगा जो उन्हें निरोग रखेंगे और गंभीर बीमारियों से बचा सकेंगे। क्लिक केमिस्ट्री भविष्य में कैंसर के इलाज और डीएनए में बदलाव करने में भी कारगर साबित होगी, यानी ये आपके जीवन की तमाम समस्याओं के समाधान कर सकती है। अब हम देखते हैं नोबेल पुरस्कार से संबंधित। तो इस इमेज में आपको नोबेल जो अवार्ड है उसका इमेज दिखाई दे रहा होगा, नोबेल प्राइज। तो ये कौन हो गए, तो ये अल्फ्रेड नोबेल हो गए जिनकी याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता में भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं का नाम है। तो नोबेल पुरस्कार नोबेल फेडरेशन के द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, जो शांति, साहित्य, फिजिक्स, चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र और रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में नोबेल पुरस्कार विजेताओं को देखते हैं हम। तो ब्रिटिश भारत नागरिक के संबंध में यानी सबसे पहला किसको मिला था, तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था। किस क्षेत्र में मिला था, तो साहित्य के क्षेत्र में। फिर 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को मिला था। किस क्षेत्र में मिला था, तो बौद्धिक विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। भारतीय गणराज्य के नागरिक, तो 1991 में किसको मिला था, तो अमर्त्य सेन जी को मिला था। किस क्षेत्र में, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। फिर उसके बाद किसको मिला था 2014 में, तो कैलाश सत्यार्थी जी को मिला था शांति के क्षेत्र में। भारतीय मूल के प्रवासी नागरिक, निम्नलिखित भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जो भारत में पैदा हुए थे लेकिन बाद में भारत के गैर नागरिक थे। हालांकि वे अभी भी अक्सर भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता की सूची में शामिल किए जाते हैं। तो इसमें दिखा हुआ 1968 में हरगोविंद खुराना जी को। तो अब इन्होंने किसकी नागरिकता ले ली थी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की। भारत में इनका जन्म कहाँ होता है, तो ब्रिटेन के जो अंदर भारत है उस समय वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था इनको। उसके बाद 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को मिला था। इन्होंने नागरिकता कहाँ की ली थी, तो यूएसए की। और ये कहाँ के नागरिक थे, तो ये ब्रितानी भारत के, पाकिस्तान के अंदर वर्तमान में। और इनको किस क्षेत्र में मिला था, तो फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था। फिर वेंकटरमण राम कृष्णन जी को मिला था। इन्होंने किस देश की नागरिकता ली थी, पहले यूके की, फिर बाद में यूएसए की ली। फिर इनका जन्म कहाँ होता, तो भारत में हुआ था। इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। फिर अभिजीत बनर्जी 2019 में इन्होंने नागरिकता कहाँ की ली, तो यूएसए की। जन्म कहाँ होता, तो मुंबई भारत में। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब हम देखते हैं कि भारत में किन किन को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है एक अन्य इमेज के थ्रू। तो यहाँ पर दिखा हुआ है कि 1913 में सबसे पहले किसको मिलता है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। किस क्षेत्र में मिलता है, तो साहित्य के क्षेत्र में। फिर उसके बाद 1930 में सी रमन जी को मिलता है फिजिक्स के क्षेत्र में। 1968 में किसको मिलता है, तो हरगोविंद खुराना जी को नोबेल प्राइज इन मेडिसिन के क्षेत्र में। अब यूएसए सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन। फिर 1979 में मदर टेरेसा को मिलता है नोबेल पीस प्राइज। इस क्षेत्र में तो इंडियन सिटीजन ऑफ अल्बानिया ओरिजिन। फिर उसके बाद 1983 में मिलता है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को। इस क्षेत्र में फिजिक्स के क्षेत्र में। यूएसए सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन। फिर 1991 में अमर्त्य सेन जी को मिलता है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। फिर 2009 में वेंकटरमण रामकृष्ण जी को मिलता है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री के क्षेत्र में, यूएसए सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन। फिर 2014 में मिलता है
जो कैलाश सत्यार्थी नोबल पीस प्राइज मिलता है, शांति के क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया जाता है। तो इस तरह से हमें नोबल पुरस्कार उसके बारे में देखना था और भारत में किनको अभी तक नोबल प्राइज मिला है उसको जानना था। तो इस तरह से हमें ये खबर देखनी थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। तो रुपए क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पर 2000 रुपये तक के भुगतान पर शुल्क नहीं। तो GS2 से जोड़ सकते हैं, ई गवर्नेंस से, GS3 साइंस एंड टेक से जोड़कर देख सकते हैं। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए अगर 2000 का भुगतान करते हैं तो कोई शुल्क नहीं लगेगा। आरबीआई ने हाल ही में एक सर्कुलर में ये निर्देश दिया है। एनपीसीआई ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए ऐप की मौजूदा प्रक्रिया क्रेडिट कार्ड पर भी लागू होगी। इसमें कहा गया है कि इस श्रेणी के लिए शून्य मर्चेंट रियायती दर यानी MDR 2000 रुपये से कम और उसके बराबर लेन देन राशि पर लागू होगी। यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने का मूल जो उद्देश्य है वो है ग्राहकों को भुगतान के एक से ज़्यादा विकल्प उपलब्ध कराना। वर्तमान में यूपीआई डेबिट कार्ड के माध्यम से बचत खातों यानी सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट से जुड़ा हुआ है। तब यहाँ पर जिन चीज़ों का जिक्र किया उनको देखते हैं। एक एनपीसीआई की बात की है, एक यूपीआई की बात की है, डेबिट कार्ड की, क्रेडिट कार्ड की बात की है और एक ई गवर्नेंस को देखते हैं। यहाँ पर ई गवर्नेंस सिस्टम, तो ई गवर्नेंस क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा जो शासन प्रक्रिया उसका संचालन करना, उसी को हम ई गवर्नेंस कहते हैं। अब उसमें कौन से सिस्टम है? तो सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी, क्लाइंट सपोर्ट, डिलीवरी, इंटरऑपरेबिलिटी, क्लाउड होस्टिंग करना, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। तो ये सब सिस्टम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर। तो हमारा जो मेन मोटो है वो किस पे है? तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक जो पेमेंट्स है उसको देखते हैं हम। तो यहाँ पर आप इमेज देख रहे होंगे किसका है? तो ये डेबिट कार्ड का और ये रुपए का साइन बना हुआ है और यहाँ पे जो डेबिट कार्ड के नंबर होते हैं वो लिखे होते हैं, ये प्लेटिनम। और यहाँ पे जो वैलिड फ्रॉम और वैलिड अप टू यानी जो तारीख दी होगी कब से कब तक ये वैलिड रहेगा, यहाँ कार्ड होल्डर का नाम लिखा हुआ तो है। उसके बाद ये आप देखिए क्रेडिट कार्ड के बाद जो माफ़ कीजिए वो डेबिट कार्ड था, ये क्रेडिट कार्ड है। तो क्रेडिट कार्ड में देखिए यहाँ पर क्रेडिट लिखा हुआ है, ये रुपये का बना हुआ है। और ये किस बैंक का? तो ये HDFC बैंक का लिखा हुआ है। इंडियन ऑयल और HDFC बैंक से मिलकर काम कर रही है। जो यहाँ पर तारीख दी हुई कब से वैलिड रहेगा और कब तक रहेगा, यहाँ पर जो कार्ड होल्डर है उसका नाम लिखा हुआ है और ये क्रेडिट कार्ड के नंबर दिए हुए हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है। तो डेबिट कार्ड वर्सेस क्रेडिट कार्ड, तो पेमेंट करने पर सीधे आपके बचत बैंक खाते या आपके चालू खाते से पैसे कटते, किसके अंदर? डेबिट कार्ड के अंदर। आपको सामान की खरीदी और सेवाओं के भुगतान के लिए धन उधार लेने की अनुमति देता है कौन? क्रेडिट कार्ड। पैसा खर्च करने के लिए आपका बैंक अकाउंट की राशि केवल होती है और यहाँ पर पैसा खर्च करने के लिए आपको एक क्रेडिट लिमिट दिया जाता है। आपको बैंकिंग खाते में जितनी राशि है उतनी ही शॉपिंग पर खर्चा कर सकते हैं आप, और क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपकी बैंकिंग खाते की राशि से ज़्यादा आप शॉपिंग कर सकते हैं। अपना खुद का पैसा पेमेंट करते हैं और यहाँ पर कंपनी या बैंक का पैसा पेमेंट करते हैं। बाद में दी गई समय पर आप उसका बिल पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद दिखाया हुआ कि जो डेबिट कार्ड है उसमें वार्षिक फीस और पिन रजिस्ट्रेशन के पैसे लगते हैं। बहुत से जो क्रेडिट कार्ड है उसमें बहुत से छुपे हुए चार्जेस होते हैं, जैसे कि ज्वाइनिंग फीस, वार्षिक फीस, लेट फीस आदि। और जो डेबिट कार्ड है उसमें रिवॉर्ड बहुत कम मिलता है, जबकि क्रेडिट कार्ड में जो डेबिट कार्ड के मुकाबले बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड, ऑफर, कैशबैक आदि अधिक मिलते हैं। तो इस तरह से मैं दोनों में अंतर देखना था कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर क्या होता है। अब हम देखते हैं एनपीसीआई के बारे में। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। अब यहाँ पर दिखाया हुआ है कि भारत में सभी खुदरा भुगतानों के लिए एक छात्र संगठन के तहत काम करता है। इसे 2008 में शामिल किया गया था। अब यहाँ पर दिखाया हुआ है कि जो एनपीसीआई है उसकी स्थापना आरबीआई और आईबीए यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन के मार्गदर्शन और समर्थन से की गई थी। अब इसमें दिखाया हुआ है कि वर्तमान में जो 26 बैंक एनपीसीआई के जो शेयर होल्डर्स है, जिसमें दिखाया हुआ है कि 19 पब्लिक सेक्टर के बैंक से, 17 प्राइवेट सेक्टर के बैंक से, 3 फॉरेन बैंक से, 7 मल्टी स्टेट कोऑपरेशन बैंक से और 10 रीजनल रूरल बैंक से यानी आरआरबी से। तो इस तरह से हमें एक ओवरव्यू लेना था किसका? एनपीसीआई का, कि क्या होती है, कब शुरुआत की गई थी। अब हम देखते हैं यूपीआई। तो यूपीआई की विशेषताओं को देखते हैं। तो यहाँ दिखाया हुआ है सबसे पहला कि सीधे मोबाइल ऐप के जरिए शिकायत की जा सकती है और आप पेमेंट 24/7 कभी भी कर सकते हैं। इसमें दिखाया हुआ कि सभी बैंक खाते को एक ही यूपीआई ऐप का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है।
आपको लेन देन करते समय एटीएम कार्ड, खाता विवरण देने की आवश्यकता नहीं होती है। न न तो प्राप्तकर्ता और न ही लाभकर्ता को बैंक विवरण साझा करना पड़ता है। भुगतान सीधे वीपीआई यानी जो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है उसके माध्यम से किया जाता है। फंड ट्रांसफर या बिल भुगतान पूरी तरह से मुक्त होते हैं, यानी एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो इस तरह से मैं एक छोटी सी जानकारी लेनी थी यहाँ पर, जो पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट्स होते हैं उससे संबंधित। तो अब बढ़ते हैं हम अगली खबर पर। हवा हुई खराब, ग्रेप का पहला चरण लागू। तो करीब 3.5 माह बाद दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। इस वजह से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बुधवार शाम को इमरजेंसी बैठक की और इसके बाद मौजूदा स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की सब कमेटी ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की रोकथाम के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रेप के पहले चरण की शुरुआत की है। इसके माध्यम से प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी, हवा की गुणवत्ता को सुधारने में मदद मिलेगी। अब यहीं पर जो दिल्ली की स्थिति हुई है कि दिल्ली का एयर इंडेक्स है वो खराब श्रेणी में पहुंच गया है। उसका इंडेक्स कितना गया है, तो 230 गया है। तो अभी हम देखेंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से बुधवार को जारी रिपोर्ट में शाम 4 बजे दिल्ली का एयर इंडेक्स खराब श्रेणी में है। श्रेणी में 211 दर्ज किया गया। एयर इंडेक्स 201 से 300 होने पर हवा की गुणवत्ता खराब मानी जाती है। अब यहाँ पर जो एक्शन प्लान के तहत क्या निर्देश दिए गए, यानी जिसकी हमने बात की कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है, उसके तहत क्या काम किए जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम जिन बातों का जिक्र करेंगे, इन बातों का हम जो पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आते हैं, प्रदूषण से संबंधित प्रश्न आते हैं, वहाँ पर भी हम इनको कूट करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर जो इनमें पॉइंट है वो सब जगह समान ही होते हैं। तो पहला दिया हुआ है, नगर निगम द्वारा कूड़ा मलबा व खतरनाक कचरे को प्रतिदिन उठाया जाना चाहिए। साथ ही कूड़ा व मलबा खुली जगह पर अवैध रूप से नहीं गिराना चाहिए। समय समय पर सड़कों को मशीन से साफ सफाई करनी चाहिए। निर्माण स्थलों पर एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। खुले में कूड़ा व जैविक अवशेष जलाए जाने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। लैंडफिल साइटों पर आग जलने की कोई घटना न हो, इसके लिए कड़ी निगरानी की जानी चाहिए। जाम वाले चौराहों और चिन्हित सड़कों पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात किए जा सकते हैं ताकि जाम न लगे। अधिक धुआं फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ अधिकतम जुर्माना लगाना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अवैध औद्योगिक इकाइयों और नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। औद्योगिक इकाइयों में स्वीकृत ईंधन का ही इस्तेमाल सुनिश्चित करना होगा और इसका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। ईंट भट्टों और उद्योगों में प्रदूषण की रोकथाम के सभी नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। थर्मल पावर प्लांट में उत्सर्जन मानदंडों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और उसका पालन नहीं करने पर उस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पटाखों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में बिजली वितरण कंपनियां बिजली कटौती कम करें। यह सुनिश्चित करना होगा कि नियमित बिजली आपूर्ति के लिए डीजल जनरेटर सेट का इस्तेमाल न हो पाए। सड़क पर ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए कार्यालयों के कर्मचारी को एकीकृत आवागमन के साधनों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब यहाँ पर देखा हूँ कि आम नागरिक के लिए क्या निर्देश दिए गए। तो अपनी कार, बाइक, स्कूटर इत्यादि वाहनों का इंजन ठीक करें। वाहनों के टायर में उचित वायुदाब बनाकर रखें। अपने वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र अपडेट रखें। वाहनों को लाल बत्ती पर बंद करें। खुली जगहों में कूड़ा कचरा न फेंकें। वायु प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को 311 ऐप या ग्रीन दिल्ली ऐप एवं समीर ऐप के माध्यम से रिपोर्ट करें। तो यहाँ पर तो इन चीज़ों का हम जो प्रदूषण से संबंधित प्रश्न आते हैं वहाँ पर भी इनका जिक्र कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स उसकी बात की है तो उसको देखते हैं हम। पहले आप इस भारत के मैप को देखिए। ये फिजिकल मैप हो गया, ये यमुना होगी और यहीं पर जो दिल्ली अवस्थित है, तो दिल्ली कौन से क्षेत्र में आ रहा है, तो ये मैदानी वाले क्षेत्रों में आ रहा है। गंगा यमुना इधर जो सिंधु का मैदान है उसके क्षेत्रों में आ रहा है। अब इधर आप देखिए ये अरावली रेंज हो गई है, ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट हो गई, ये ग्रेट हिमालयन, ये शिवालिक। उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी हो गई है। इधर देखिए विंध्या और सतपुड़ा रेंज हो गई है। इनके बीच में से नर्मदा वैली होकर निकल रही है। नर्मदा नदी, ये चंबल नदी जो यमुना में जाकर मिल रही है। उसके बाद वेस्टर्न घाट हो गए, ये कोस्टल एरियाज हो गए हैं। ये कोस्टल एरियाज, ये ईस्टर्न घाट्स हो गए हैं। ये नीलगिरी, ये अनामलाई, ये कावेरी नदी हो गई। ढक्कन का पठार हो गया कृष्णा, ये कावेरी नदी हो गई, ये महानदी हो गई। अब हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे है, तो दिल्ली पे। आप दिल्ली की स्थिति देखिए वो किस तरह से एक तरह से
जो लैंडलॉक कंट्री है, मतलब लैंडलॉक क्षेत्र में आ जाता है, क्योंकि इस साइड तो हिमालय क्षेत्र आ जाता है, इधर अरावली आ जाती है, इधर विंध्याचल आ जाती है। तो इधर से जो हवा है उसको अच्छे से मतलब खुला स्थान नहीं मिलता है पास होने के लिए। अब हम इसकी जो प्रदूषण है उसको देखते हैं। तो अब आप देखिए कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें जो दिल्ली की स्थिति है वो कितनी दिखाई है, 211 के आसपास, तो उसकी जो वेरी अनहेल्थी। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा और मेजर कीजिए कि जो 0 से 50 के बीच में रहती है अगर एयर क्वालिटी तो वो ठीक रहती है, 51 से 100 के बीच में मॉडरेट, फिर 101 से 150 के बीच में अनहेल्दी और सेंसिटिव ग्रुप्स, फिर 151 से 200 के बीच में अनहेल्दी होती है, 201 से 300 के बीच में वेरी अनहेल्दी हो जाती है, फिर उसके बाद 301 से 500 के बीच में बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति वाली होती हैं। अब हम दिल्ली की मैप को देखिए आप, तो ये दिल्ली का मैप हो गया है। अभी हमने दिल्ली की जो फिजिकल जो भारत का मैप है उसमें देखने का प्रयास किया है कि दिल्ली की स्थिति कहाँ है, यहाँ पर देखिए। अब इसमें देखिए आप दिल्ली, तो दिल्ली किसके किनारे बसा हुआ, तो ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर दिखाऊँ कि दिल्ली रीज नाउ फ्रेगमेंटेड। अब आप इसको देखिए। अब हम देखते हैं कि जिसके प्रदूषण के कारण क्या है, तो इस इमेज से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि प्रदूषण के कारण क्या है। तो यहाँ पर एक इंडस्ट्री दिखाई हुई है, इंडस्ट्री से जो फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं तो उससे जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उससे प्रदूषण हो रहा है। एक अन्य इमेज के थ्रू आप समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से प्रदूषण हो रहा है, वायु गुणवत्ता में खराबी आ रही। अब यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से एक प्राकृतिक कारण होता है, एक मानव निर्मित कारण होता है। तो यहाँ पर प्राकृतिक कारण में दिखा है ज्वालामुखी हो सकते हैं, यहाँ पर एक जो जंगलों में आग लगने से, यहाँ पर दिखा कि वाहनों से प्रदूषण होता है, इंडस्ट्री से प्रदूषण होता है। एक अन्य मैप से देखिए ग्रीन हाउस गैस इमिशन, तो ये जो वाहन है, इंडस्ट्री है, उनसे क्या निकलेगा, तो ग्रीन हाउस गैसेस निकलेगी जो वायु की गुणवत्ता उसको खराब करेगी। अब आप देखिए कि पोल्यूटेंट इमिशन, तो यहाँ पर दिखा हुआ है कि नेचुरल एरिया, स्टेशनरी और मोबाइल। तो नेचुरल से क्या क्या हो सकती हैं, तो वोल्केनस हो सकती हैं, जंगलों में आग लगना हो सकती है, वाइल्ड फायर्स हो सकती हैं। अब यहाँ पर दिखाऊँ कि एरियाज में क्या है, तो सिटीज से जो एमिशन निकलता है, फर्टिलाइजर से, ऑयल एंड गैस से, लाइव स्टॉक से जो गैसें निकलती हैं वो वायु प्रदूषण में प्रदूषण फैलाने का काम करती हैं। यहाँ पे स्टेशनरी दिखाए हुए हैं, यहाँ पर परिवहन देखिए आप, यहाँ पर इंडस्ट्री, पावर प्लांट्स, सीवेज ट्रीटमेंट। तो इन सबसे जो गैसें निकलेगी वो आखिरी में कहाँ जाएगी, तो वो हवा में जाएगी। फिर यहाँ पर दिखाया है मोबाइल में, जैसे एयरप्लेन है, कार, ट्रक, बसेस, मोटरसाइकिल। तो इन सबसे जो कार्बन का उत्सर्जन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा, तो वो अंत में जाकर जो वायु की गुणवत्ता उसको ही प्रभावित करेगा, यानी दूषित करेगा। अब हम देखते हैं कि जो दिल्ली एयर पोल्यूशन है उसके मेजर कारण क्या है। तो सबसे बड़ा कारण है कि बढ़ती हुई जनसंख्या, अनियोजित विकास होना, जो वाहनों का आगमन है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठोस अपशिष्ट में वृद्धि होना, औद्योगिक कूड़ा होना, जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक निर्भरता रहना, दिल्ली का लैंडलॉक भूगोल होना। तो ये भी हमने देख ही लिया है कि किस वजह से जो दिल्ली का जो भूगोल है वो एक तरह से लैंडलॉक है। उसके बाद पराली जलाना आसपास के क्षेत्रों में, पंजाब हरियाणा में लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ यानी बड़े पैमाने पर निर्माण गतिविधियों को करना। अब हम देखते हैं इन सबके जो प्रभाव है वो क्या होते हैं। तो यहाँ पर एक इमेज के थ्रू दिखाया हुआ है कि जो अफेक्टेड पोल्यूशन है, एयर पोल्यूटेंट कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर एक महिला को दिखाया हुआ है, तो उसको दिखाया हुआ कि शुरुआत में कोई सिम्टम नहीं होते, फिर सब क्लिनिकल इफेक्ट्स होते हैं, फिर वो सिम्टम्स देखने के बाद वो जो उसके फंक्शन है यानी जो लंग्स है वो कार्य करना धीरे धीरे कम करते हैं। इंक्रीज इन मेडिसिन यूजेस, यानी धीरे धीरे वो दवाई को इस्तेमाल करती हैं। फिर वो डॉक्टर को यानी जो हॉस्पिटल में जाती हैं डॉक्टरों को दिखाती हैं। डॉक्टर अगर ज़्यादा गंभीर होने पर इमरजेंसी रूम में एडमिट करते हैं। उसके बाद अंत में क्या हो सकता है, या तो सुधार की स्थिति हो सकती है या डेथ की स्थिति हो सकती है। तो आप देखिए कि उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। उसके बाद एक अन्य मैप से देखिए, ये तो हमारे ह्यूमन के यानी जो मानव है उसके स्वास्थ्य क्या पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। एक अन्य मैप के थ्रू देखिए कि जो एयर पोल्यूशन है उससे उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पर दिखाओ कि जो इंडस्ट्री है, परिवहन है, वाहन है, जो गाड़ियाँ हैं, उन सब से क्या निकलेगा, उनमें जो ईंधन का इस्तेमाल किया जाएगा उनमें क्या है, ईंधन में तो जो कोल है, फॉसिल फ्यूल है, उनका ईंधन का इस्तेमाल करेंगे। उन सबसे क्या होगा कि उन सबसे जो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, वो प्रदूषण, ये गैसें निकलेगी, ये जाएगी वातावरण में, जाकर जो जलवाष्प है या अदर गैसों के साथ रिएक्ट करेगी। उसके बाद क्या होगी कि जब बारिश गिरे पानी आएगी यानी वर्षा होगी, तब उसके साथ मिक्सर होकर ये धरती पर आएगी यानी भूतल पर आएगी, जिससे क्या होगा कि जो जलीय क्षेत्र है या जो पेड़ पौधे हैं या जो इंडस्ट्री है या जो प्राकृतिक जो स्थल होते हैं उनको प्रभावित करेगी। जैसे हमें ताजमहल का पता ही है कि वो किस तरह से जो उसका रंग है वो धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा है। तो उसके पीछे की वजह क्या है, तो एसिड ट्रेन ही है। और ये एसिड ट्रेन है ये जलीय जीवों को भी प्रभावित करती हैं, इससे स्किन संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। इस तरह से हमें इसको प्रभाव को समझना है कि इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं, कारण क्या है।
और अंत में हम देखते हैं कि जो इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है एयर पोल्यूशन को। तो यहाँ पर दिखा हुआ है कि प्लांटिंग मोर ट्रीज, यूजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स का इस्तेमाल कीजिए, यूजिंग अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, उसके बाद यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरह से हमें देखना है कि एयर पोल्यूशन को जो रिडक्शन करने के लिए क्या क्या किए जा सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम अगली खबर पर। बायोडाइवर्सिटी पार्क में 10 अक्टूबर से शुरू होगी तितलियों की गणना। तो दिल्ली के सभी बायोडाइवर्सिटी पार्क में 10 अक्टूबर से तितलियों की गणना शुरू होगी। तो यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी पार्क की बात की उसको देखते हैं कि वो क्या होता है। तो इस इमेज के थ्रू आप समझने का प्रयास कीजिए कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। यानी जैव विविधता, यानी जीव है, वनस्पतियों, इन सब से मिलकर जो वातावरण बनता है उसको बोलते हैं हम जैव विविधता, जिसके अंदर जीव जंतु, पेड़ पौधे, मानव, सभी तरह के जीव, अजैव सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक बायोडाइवर्सिटी का निर्माण करते हैं, यानी जैव विविधता का निर्माण करते हैं। तो इस इमेज से आप देखकर कुछ समझ पा रहे होंगे। एक अन्य मैप के थ्रू समझिए आपकी तितलियों को दिखाया हुआ है, पेड़ पौधों को दिखाया हुआ है, इधर से रोशनी आ रही है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, और इन सब से मिलकर क्या निर्माण होता है, तो इन सब से मिलता है बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता। यानी जो जैव है उनमें विविधता होना। तितलियाँ हो सकती हैं, यहाँ पर ह्यूमन्स हो सकते हैं, यहाँ पर एनिमल्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक इमेज दिखाई हुई है कि बायोडाइवर्सिटी कैसे होती है। तो यहाँ पर दिखाया हूँ कि सिटी फॉरेस्ट हो गए, बायोडाइवर्सिटी पार्क हो गई है, मेडिसिनल एंड हर्बल पार्क्स हो गए, यहाँ पर वेटलैंड को दिखाया हूँ कि नेचुरल वेटलैंड्स हो गए। तो आप इस इमेज से समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से जो एक लंग्स है, नोएडा लंग्स दिखाया हुआ है, कि किस तरह से उसमें हर क्षेत्र का लगाया गया है कि किस तरह से बायोडाइवर्सिटी भी है, वेटलैंड भी है, फॉरेस्ट भी है। लेकिन ये सिटी फॉरेस्ट है, यानी नेचुरल फॉरेस्ट से अलग है। यहाँ पर मेडिसिनल एंड हर्बल पार्क्स भी हैं, यहाँ पर कुछ मानव है, इंसान है, वो घूम रहे हैं। तो इस तरह से आप देखिए, इससे समझने का प्रयास कीजिए कि बायोडाइवर्सिटी पार्क क्या होते हैं। एक अन्य इमेज में दिखाया हुआ कि बायोडाइवर्सिटी पार्क में क्या होते हैं। तो यहाँ पर दिखाया हुआ है कि जो पेड़ जो सेंसरी पाथ होते हैं, नेचुरल प्ले एलिमेंट्स होते हैं, या फिटनेस बैलेंस इक्विपमेंट लगे होते हैं, फिटनेस पावर इक्विपमेंट लगे होते हैं, फिटनेस एंडोरेंस इक्विपमेंट लगे होते हैं। यहाँ पर आप इमेज के थ्रू और समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर किन किन चीज़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी एक तरह से पूरी तरह से एक तरह से ऐसा वातावरण बनाना जो बिल्कुल ही प्राकृतिक नजर आए। अब यहाँ पर जो दिल्ली है उसमें कुछ बायोडाइवर्सिटी पार्क से उनको दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर दिल्ली का मैप देखिए, ये यमुना नदी हो गई। यहाँ पर एक नंबर पे कौन सा है, तो यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क है, जहाँ पर प्लांट कितने, बर्ड्स कितने, मेमल कितने, बटरफ्लाई कितने, उसको दिखाया हुआ है। और कब स्टार्ट किया था, तो वर्क स्टार्टेड एट 2002, उसका एरिया दिया हुआ है। चौथे नंबर पर दिखाया हुआ, चौथे नंबर पर कौन सा हो गया है, तो यहाँ पर दिखा है कमला नेहरू बायोडाइवर्सिटी पार्क। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखिए आप, तो दूसरे नंबर पर कौन सा हो गया, तो अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क। यहाँ पे प्लांट, बर्ड, मेमल, बटरफ्लाई की संख्या दिखाई हुई है। 2005 में यहाँ पर काम शुरू कर दिया गया था, एरिया दिखाई दे रहा है। उसके बाद तीसरे नंबर पर देखिए तो तिलपात वैली बायोडाइवर्सिटी पार्क है। यहाँ पर प्लांट, बर्ड, मेमल्स, बटरफ्लाई, तो इन सबसे मिलकर ही जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है उनका निर्माण होता है। फिर यहाँ पर देखिए आप पाँचवें नंबर पर देखिए, तो पाँचवें नंबर पर आपको दिख रहा होगा तुगलकाबाद बायोडाइवर्सिटी पार्क। तो इस तरह से आप देखिए कि दिल्ली में कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी पार्क्स हैं, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं, कब इनको वर्क स्टार्टेड किया गया था, इनका एरिया क्या है। मेन मोटिव इनका यही कि आपको केवल यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी पार्क क्या होता है उनको दिखाना था, किस तरह से ये जो जैव विविधता है उसको बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं, कार्बन इमिशन है उसको कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसको देखना है। तो अब बढ़ते हैं हम अगली खबर पर। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति संबंधी कॉलेजियम नोट पर 2 जजों की आपत्ति। तो ज्येष्ठ राज्यवस्था से जोड़कर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो कॉलेजियम की बात की उसको देखते कि वो क्या होता है। तो यहाँ पर दिखाया कि व्हाट इज द कॉलेजियम सिस्टम। तो ये एक मंच होता है जो न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण पर निर्णय लेता है। इसमें दिखाया हुआ है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के 4 न्यायाधीशों से मिलकर कॉलेजियम का निर्माण होता है। इसका जन्म कब हुआ था, तो 3 न्यायाधीशों के मामले से जन्मे, जिसमें अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसके आह्वान पर प्रधानता दी जाती है। यानी इनसे मिलकर ही जो अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर किया जाता है किसके, जजेस का। और यहाँ पर दिखा हुआ कि जुडिशरी गेट ग्रेटर से देन एग्जीक्यूटिव, यानी जो न्यायपालिका है उसको जो कार्यपालिका है उससे ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं। यहाँ पर दिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति केवल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है
उसकी पसंद को ही मंजूरी दे सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी आलोचना की गई, तो यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ऑफ चेकिंग प्रोफेशनल बैकग्राउंड डाटा, यानी जो जज यहाँ पर अपॉइंटमेंट की जाते हैं उनका जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड डाटा करने से क्या चेक करने से क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है वो बढ़ जाता है। क्लोज्ड डोर अफेयर, यानी जो बंद दरवाजे का मामला होता है, यहाँ पर लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता का अभाव होता है। तो इसके आधार पर इसकी क्या की गई है, आलोचना की गई है। यहाँ पर दिखा हुआ है कि जो जो प्रतिभाशाली और जो कनिष्ठ न्यायाधीश होते हैं या अधिवक्ता होते हैं उनको दरकिनार कर दिया जाता है। तो ये इसकी कुछ आलोचना थी किसकी, कॉलेजियम सिस्टम की। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या सम ऑफ द चेंजेस साउट, तो इसमें सुधार की क्या बातें की गई हैं। तो यहाँ पर कहना चाह रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक तरफा फैसला नहीं ले सकते और जो परामर्शी न्यायाधीशों के विचार को लिखित होना चाहिए। गैर अनुपालन को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पसंद को गैर बाध्यकारी बनाना चाहिए। अनुपालन न करने की स्थिति में ही जो समीक्षा योग्य न्यायाधीशों का स्थानांतरण करना चाहिए। तो ये यहाँ पर कुछ बदलाव की मांग की गई है वो है। तो इस तरह से हमें केवल एक छोटा सा संक्षिप्त नॉलेज लेना था इस चीज़ का कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो क्या होता है, कब इसका जन्म हुआ था, इसके अपॉइंटमेंट का सिस्टम क्या होता है, इसकी आलोचना क्यों की जाती है, इसमें सुधार की क्या बातें की गई हैं। तो इस तरह से हमें इस खबर को देखना है। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। इस माह के अंत तक भारत में आ सकते हैं और भी चीते। तो कहाँ से आएंगे, तो दक्षिण अफ्रीका से लाने की बात चल रही है। तो नामीबिया से आए चीतों को भारतीय जमी पर स्वस्थ देख अब दक्षिण अफ्रीका से जल्द ही और चीतों की लाने की तैयारी। हालांकि चीता प्रोजेक्ट के तहत 5 साल में लगभग 30-35 चीतों को लाने की योजना बनाई गई है, लेकिन अभी दक्षिण अफ्रीका से सिर्फ 12 और चीते लाए जाएंगे। दोनों देशों के बीच इसे लेकर सहमति बन गई है। इस महीने के मध्य तक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो अभी तो हमें केवल यहाँ पर जो दक्षिण अफ्रीका है और जहाँ पर लाया जा रहा है यानी जो कुन्नू नेशनल पार्क में लाया जा रहा है, तो उन दोनों को देख लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश में और कौन से जो नेशनल पार्क्स हैं। तो आप देखिए कि ये मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स को दिखाएं। तो जहाँ पर अभी हाल ही में नामीबिया से लाए गए तो वो कहाँ पर लाए गए थे, तो कुन्नू नेशनल पार्क में। किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो कुन्नू नदी के किनारे अवस्थित है। ये माधव नेशनल पार्क हो गया, ये अरावली रेंज हो गई, ये विंध्याचल रेंज हो गई, ये सतपुड़ा रेंज हो गई, इनके बीच में नर्मदा सन वैली हो गई है। ये सतपुड़ा नेशनल पार्क हो गया, ये फोसिल नेशनल पार्क, ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो हाल ही में चर्चा में बना हुआ था, जहाँ से कुछ अवशेष मिले थे भी मंदिर के, कुछ धार्मिक स्थल से संबंधित। संजय नेशनल पार्क, महादेव नेशनल पार्क, महादेव श्रेणी हो गई है इधर। ये पंच नेशनल पार्क, आनंद नेशनल पार्क, मेकाल श्रेणी हो गई है। तो इस तरह से आप देखिए इसको कि विंध्य श्रेणी के किस साइड अवस्थित है कुन्नू नेशनल पार्क से, अरावली साइड जो श्रेणी है रेंज उसके किस साइड अवस्थित है कुन्नू नेशनल पार्क। अब हम देखते हैं दक्षिण अफ्रीका की मैप को। तो आप दक्षिण अफ्रीका की मैप को देख पा रहे होंगे। तो इसकी सीमा किससे लग रही है, तो इधर नामीबिया से लग रही है, इधर बोत्सवाना से इसकी सीमा लग रही है, इधर जिम्बाब्वे से लग रही है, इधर मोजाम्बिक से इसकी सीमा लग रही है। इसके अंदर कौन से देश अवस्थित आ गए हैं, तो यहाँ पर आप देखिए कि लेसोतो अवस्थित है, एक स्वाजीलैंड अवस्थित है, दोनों किसके अंदर अवस्थित आ जाते हैं, यानी एक तरह से लैंड लॉक कंट्री हो जाते हैं। अब ये जो स्वाजीलैंड है इसकी सीमा इधर मोजाम्बिक से भी लग रही है, दक्षिण अफ्रीका से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो होकर निकल रही है। इसके दक्षिण में क्या अवस्थित है, तो ये केप आगुलोहास, ये केप ऑफ गुड होप अवस्थित है। इसके पश्चिम में अटलांटिक ओशन आ गया है, पूर्व में इंडियन ओशन आ गया है। ये ड्रैगन्सबर्ग जो माउंटेन्स है वो अवस्थित हो गई हैं। उसके बाद आप देखिए ये कालारी मरुस्थल जो नामीबिया उत्तर बोत्सवाना के बीच में फैला हुआ है, ये ऑरेंज नदी है जो कहाँ से, अफ्रीका से निकलते हुए अटलांटिक ओशन में जाकर गिर जाती हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण सिटी को देखिए, तो पोर्ट एलिजाबेथ, ये डरबन शहर हो गया है, ये प्रेटोरियो, और ये जो किम्बरले की खाने जो प्रसिद्ध यहाँ की जोहान्सबर्ग देखिए, सोवेटो, प्रेटोरिया को हमने देख लिए, पीटर्सबर्ग अवस्थित हो गया है। ये लिम्पोपो रिवर्स जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसको 2 बार काटती है। तो प्रश्न बनता है प्रीलिम्स में कि जो कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती, तो लिम्पोपो रिवर्स हो गई जो 2 बार काटती है। ये बोत्सवाना साउथ अफ्रीका के बीच से होती हुई चलती है, फिर जिम्बाब्वे और अफ्रीका के बीच से होते हुए मोजाम्बिक से होते हुए इंडियन ओशन में जाकर गिर जाती हैं। तो इस तरह से हमें इसके मैप का एनालिसिस करना था, तो आप और अच्छे से एनालिसिस कीजिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। उत्तरकाशी में हिमस्खलन में दबे प्रशिक्षु पर्वतारोही को नहीं निकाला जा सका। तो GS1 ज्योग्राफिकल यानी जियोफिजिकल फिनोमिना से जोड़कर देख सकते हैं, GS3 डिजास्टर से जोड़कर देख सकते हैं।
तो अब देखते हैं कि जो उत्तराखंड, जो उत्तरकाशी है वो कहाँ पर अवस्थित है, उनमें हिमस्खलन के कारण क्या है। तो आप इस इमेज से समझने का प्रयास कीजिए कि हिमस्खलन क्या होता है। एक अन्य मैप के थ्रू समझने का प्रयास कीजिए कि इधर पहाड़ी क्षेत्र हो गए, ये शंकुधारी वृक्ष हो गए, और किस तरह से जो बर्फ वो अचानक ऊपर से गिरते हुए आती हैं। अब एक अन्य मैप है जिसमें हम उत्तराखंड को देखते हैं, उत्तराखंड में उत्तरकाशी को देखने का प्रयास करते हैं। तो ये उत्तरकाशी हो गया है, किस साइड अवस्थित हो गया है, तो ये उत्तर जो पश्चिम की साइड अवस्थित है, ये यमुना नदी, ये गंगा नदी हो गई है। ये टेहरी डैम अवस्थित है यहीं पर, ये देहरादून हो गया है, ये हरिद्वार, ये उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लग रही है, रामगंगा हो गई है। उसके बाद आप देखने का प्रयास कीजिए, ये अलकनंदा हो गई है, अलकनंदा, ये रुद्रप्रयाग है, चामोली। उसके बाद ये काली नदी जो नेपाल और भारत के बीच में सीमा बनाती हुई आगे बढ़ती हैं। तो मेन आप केवल यहाँ पर उत्तरकाशी पर फोकस कीजिए कि उत्तरकाशी कहाँ अवस्थित है। अब एक अन्य मैप देखिए आप उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड का एक फिजिकल मैप देखिए। तो अब यहाँ पर जो ग्रेटर हिमालय, जो उत्तरकाशी अवस्थित है, वो कहाँ पर अवस्थित आ जाता है, एक तरह से कुमाई हिमालय है, जो कुमायूं हिमालय है, लेजर हिमालय यानी लघु हिमालय, नागी नाग की बात रेंज, ये मसूरी रेंज हो गई, ये शिवालिक रेंज हो जाती है। तो ये यहाँ पर उत्तरकाशी अवस्थित है। अब यहाँ पर कुछ दर्रों को भी देख सकते हैं आप, तागाला दर्रा, उसके बाद मानस दर्रा, नीति दर्रा, उसके बाद ये लिपुलेख दर्रा हो गया है। तो इस तरह से आप इसको देखिए। हमारा मेन फोकस है किस पे, हिमालय जो श्रेणी उसको दिखाना है आपको कि वो कहाँ पर अवस्थित है और हिमस्खलन के कारण क्या, उसको देखना मेन फोकस है। अब ये एक आप वीडियो से समझने का प्रयास कीजिए कि इंडियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, तो यहीं पर हिमालय का निर्माण हो रहा है, ये तिब्बत के पठार का निर्माण हुआ है। तो किस वजह से निर्माण हुआ, तो उसको देखने का प्रयास कीजिए कि ये इंडिया हो गया, ये तिब्बत हो गया, ये और हिमालय वाला क्षेत्र हो गया। अब हिमालय में जो प्लेट है उनके टकराने की वजह से ही जो हिमस्खलन है, भूकंप है, और जो भूस्खलन की घटना होती है वो इसी के कारण होती है कि क्यों वहीं पर ज़्यादा घटनाएं घटित होती, तो उसके पीछे का ये वजह है क्योंकि आज भी जो इंडियन प्लेट है वो मूव कर रही है। तो आप एक अन्य मैप से समझिए पिक्चर से कि ये इंडियन प्लेट हो गई है, धीरे धीरे किस तरह से मूव करती जा रही है और ये जाकर यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। इसकी वजह से जो हिमालय वाला क्षेत्र है यहाँ पर जो भूकंप है, हिमस्खलन है या भूस्खलन की जैसी घटनाएं घटित होती है। तो इस तरह से हमें ये खबर है वो देखनी थी। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। तिब्बत पर फिर आक्रामक होता चीन। तो हम देखते हैं कि जो तिब्बत का मैप है वो कहाँ पर, तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर जो अभिव्यक्ति में दिया है, हम मेन फोकस किस पर रखेंगे, तो तिब्बत के मैप पर। तो ये तिब्बत का मैप दिखा हुआ है, इसकी सीमा इधर चीन से लग रही है, इधर भारत से लगती है, नेपाल से लगती है, भूटान से लग रही है, इधर म्यांमार से इसकी सीमा लग रही है। और इधर आप देखने का प्रयास कीजिए, ये भारत का क्षेत्र हो गया, ये भारत में अक्साई चीन जहाँ पर चाइना ने कब्जा कर रखा है। ये काराकोरम श्रेणी हो गई, ये इंडस रिवर हो गई, ये सतलज रिवर हो गई, ये सांगपो नदी जिसे तिब्बत में सांगपो बोलते हैं और भारत में क्या बोलते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश हो गई, यहाँ से इंटर करती है। डिब्रूगढ़, गुवाहाटी जो किसके किनारे अवस्थित है, तो ब्रह्मपुत्र की। रंगपुर ये बांग्लादेश का क्षेत्र हो गया है। ये शिलोंग, इम्फाल ये भारत के क्षेत्र है। ये गारो खासी पहाड़ियाँ, ये इम्फाल क्षेत्र वाला। अब ये म्यांमार में दो नदियाँ दिखाई दे रही, चिन्विन नदी और इरावदी नदी को दिखाया हुआ है। इधर आप देखिए कि यहाँ से भागीरथी नदी आती है उत्तराखंड से, जिसे हम गंगा बोलेंगे आगे जाकर। फिर ये यमुना नदी, देहरादून किसके किनारे अवस्थित है, तो इधर यमुना के किनारे। फिर जब भागीरथी आगे बढ़ती है तो इधर मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, आगरा, आगरा का जो है यमुना के किनारे अवस्थित है। ये कानपुर, ये लखनऊ ये किसके किनारे अवस्थित हो जाते हैं, तो ये भागीरथी के। इलाहाबाद में गंगा यमुना मिल जाती है यानी भागीरथी मिल जाती है, और इसको भागीरथी यानी हम गंगा ही कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ती है फिर वाराणसी, वाराणसी किसके किनारे अवस्थित है, गंगा, गंगा के किनारे भी पटना अवस्थित है। फिर ये बांग्लादेश में एंटर करती है, गोरखपुर वाला क्षेत्र हो गया है। इधर आप नेपाल को देखिए, नेपाल में पोखरा, काठमांडू, विराटनगर क्षेत्र हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गई है। उसके बाद ये शिलोंग, ये सिलीगुड़ी वाला क्षेत्र हो गया, ये कंचनजंगा हो गई, नेपाल और सिक्किम के बीच में अवस्थित। ये भूटान की राजधानी थिम्पू हो गई है। अब ये देखिए, अब ये तिब्बत का पठार हो गया है। अब इसके बीच में बहुत सारी झीलें अवस्थित है, तो झीलों को आप देखिए कि यहाँ पर जियान जो झील है वो अवस्थित है। यहाँ पर देखिए आप गांगला झील अवस्थित है, यहाँ सिलिंग को झील अवस्थित है, नाम को झील अवस्थित है, या यामजाओ युमको झील, यानी इनको इस भाषा में यानी यामको झील, यामको मतलब झील होता है, यामजाओ हो। तो इस तरह से आप देखिए कि इसकी सीमा इधर चीन की शिंगाई से लग रही है। ये कोलमुंड हो गया है, ये शिनजियांग प्रांत हो गया है।
यहाँ पर लोकेशन दी हुई कि लोकेशन कहाँ स्थित है वर्ल्ड मैप में इसकी। तो इस तरह से आप इसकी मैप को देखिए, अच्छे से एनालिसिस कीजिए। इधर जो चाइना का ये सिचुआन प्रांत हो गया है। तो इस तरह से आप देखिए, केवल हमें मेन फोकस इसके मैप पर ही रखना था। तब बढ़ते हैं अगली खबर पर। 5G तकनीक का वैश्विक केंद्र बनेगा भारत, तो स्वदेशी प्रौद्योगिकी वाली संचार सेवाओं की शुरुआत व विस्तार पर दूसरे देशों की नज़र। तो 2023 तक भारत विश्व का सबसे बड़ा 5G तकनीक बाजार बनने की क्षमता रखता है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने किया दावा। तो एक वक्त था जब आधारभूत संरचना यानी संचार सेवाओं के लिए जरूरी तकनीक, स्विचिंग सिस्टम, मॉडेम, राउटर और फोन सेट के लिए भारत को दूसरे देशों का मोहताज रहना पड़ता था। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। भारत संचार क्षेत्र की सबसे अत्याधुनिक 5G तकनीक का एक ग्लोबल हब बनने की तरफ अग्रसर है। दिसंबर 2023 तक भारत की तकरीबन 60 करोड़ आबादी को 5G सेवा देने के लिए जिस तेजी से देश की दूरसंचार कंपनियां जुटी हैं, उस पर दुनिया भर की नज़र है। सिर्फ छोटे देश ही नहीं बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी भारत में 5G तकनीक आधारित संचार सेवाओं की शुरुआत और इसके विस्तार पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। भारत स्थित संयंत्र का विस्तार करेगी एरिक्सन। तो भारत में दूरसंचार उपकरण बनाने वाली स्वीडिश कंपनी एरिक्सन ने कहा कि भारत में 5G इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत कई दूसरे देशों में 5G सेवा की शुरुआत को बढ़ावा देगी। एरिक्सन भारत स्थित अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का और ज़्यादा विस्तार करने जा रही हैं ताकि वह भारत के साथ ही दूसरे देशों की मांग को भी पूरा कर सके। तो इस तरह से यहाँ पर जो बात की 5G टेक्नोलॉजी को, तो 5G टेक्नोलॉजी को देख लेते हैं हम कि 5G टेक्नोलॉजी के यूजेस क्या हैं, उससे संबंधित चैलेंजेस क्या हैं। तो आप यहाँ एक इमेज के थ्रू समझने का प्रयास कीजिए कि 5G कोड नेटवर्क हो गया है, फिर किस तरह से रेडियो एक्सेस नेटवर्क हो गया यानी रेन, और फिर किस तरह से जो यूज़र इक्विपमेंट है वहाँ तक जो नेट की पहुँचाई जा रही है। तो यहाँ पर एक हाउस दिखा हुआ है, स्मार्ट हाउसिंग। यहाँ पर ड्राइविंग दिखाई हुई है ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, विजुअल रियलिटी के क्षेत्र में, टीवी के क्षेत्र में यानी संचार के क्षेत्र में हो सकते हैं मोबाइल। यहाँ पर मेडिकल का दिखाया हुआ है। यहाँ पर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 5G टेक्नोलॉजी का यूजेस, यहाँ पर एग्रीकल्चर के अलावा कृषि मशीनरी में भी दिखाया हुआ है। अब एक अन्य मैप के थ्रू समझने का प्रयास कीजिए कि जो 5G टेक्नोलॉजी है उसके इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकते हैं। तो पहला दिखाया हुआ कि EMBB यानी इनहेंस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड यानी जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उसको इंक्रीज करेगी, उसमें दिखाया हुआ है। उसके अलावा दिखाया हुआ कि अल्ट्रा रिलायबल यानी ज़्यादा विश्वसनीय, लो लेटेंसी यानी जो विलंबता है वो बहुत ही कम है। किनमें? कम्युनिकेशन के क्षेत्र में। फिर मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन यानी बड़े स्तर पर जो मशीन कम्युनिकेशन है वो स्थापित करने में मददगार साबित होगी। यहाँ पर दिखाऊंगा कि गीगाबाइट इन सेकेंड यानी जो बड़ी MB की जो साइज है यानी बड़ी फाइलों की साइज होती है उनको सेकंड में ट्रांसफ़र कर सकती हैं। 3D वीडियो UHD स्क्रीन में इस्तेमाल किया जाएगा। वर्क एंड प्ले इन द क्लाउड, वर्चुअल ऑगमेंटेड एंड मिक्स्ड रियलिटी में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इंडस्ट्री ऑटोमेशन में किया जाएगा। सेल्फ ड्राइविंग कार में, मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन में, स्मार्ट सिटी में, वॉइस में, स्मार्ट बिल्डिंग एंड होम में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। एग्रीकल्चर में, हेल्थ के सेक्टर में। तो तमाम तरह की चीज़ें से यानी जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, बिग डेटा एनालिसिस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, इन सभी जगह जो 5G टेक्नोलॉजी आने वाले समय में एक जो महत्वपूर्ण साबित होगी और किस तरह से ये भारत को जो एक डिजिटल इकोनॉमी है उसके लक्ष्य में मददगार साबित होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि इससे संबंधित जो चुनौतियाँ क्या हैं। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियाँ हैं क्योंकि इसको चलाने के लिए या संचालन करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। अभी कम्युनिकेशन जो अभी बहुत सारे दूर दराज इलाकों में जो 4G है उसकी भी अच्छे से कनेक्टिविटी नहीं है, तो उससे संबंधित चुनौतियाँ आएंगी। सुरक्षा से संबंधित है तो साइबर सुरक्षा से जोड़कर देख सकते हैं हम। कानून से संबंधित है, मल्टीपल सर्विस से संबंधित है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो नागरिक है आज भी जो डिजिटल लिटरेसी है वो बहुत कम है। तो किस तरह से जो इस 5G का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो गवर्नमेंट की सर्विसेज से डिलीवरी है उसको पहुंचाया जाए। तो इन सबसे देखना है कि इसकी चुनौतियाँ क्या हो सकती हैं, इसके उपयोग क्या हो सकते हैं। तो इस तरह से मैं ये देखना था। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। मंगल पर पानी होने के मिले नए प्रमाण, तो GS1 से जोड़कर देख सकते हैं। तो वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर पानी के तरल रूप में होने के नए साक्ष्य मिले हैं। लाल ग्रह पर मनुष्यों को बसाने के प्रयासों की दिशा में इस उपलब्धि को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शोधकर्ताओं के एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने
मंगल के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ के नीचे पानी के तरल रूप में होने के साक्ष्य खोजे हैं। तो इस तरह से हमें जो देखना है, जो मंगल ग्रह की बात की उसको देखते हैं हम। तो आप पहले ये सोलर सिस्टम को देखने का प्रयास कीजिए, मंगल ग्रह की स्थिति को देखिए, तो आपको पता चलेगा कि जैसे पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी का सैटेलाइट हो गया है, ये चंद्रमा हो गया है, फिर आपको पृथ्वी के बाद दिखाई देगा मंगल ग्रह किसके बीच में अवस्थित हो गया है, तो इधर बृहस्पति और पृथ्वी के बीच में अवस्थित हो गया है, इन दोनों के बीच में, और बृहस्पति और मंगल के बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट अवस्थित हो गई है। उसके बाद आप शनि को देखिए, यूरेनस नेपच्यून को देखिए, बुध को देखिए, शुक्र को देखिए। तो सबसे नज़दीक कौन दिखाई दे रहा होगा आपको, बुध दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद शुक्र है, ये सूर्य हो गया है। तो सूर्य से किस नंबर पर ग्रह आता है, तो चौथे नंबर पर आता है। तो इस तरह से आप देखिए इसको। उसके बाद हम जो मंगल ग्रह की उसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। तो नॉर्थर्न पोलर आइस केप, यानी एक तरह से यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जमे हुए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी किस पर, जो नॉर्थ पोल है, यहाँ पर दक्षिण पोल पर देखिए, तो यहाँ पर भी एक तरह से जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है। यहाँ पर दिखा हुआ है कि जो इसकी सतह है वो एक तरह से कैसी है, तो शुष्क है, आयरन और में एक तरह से ये रिच है और चट्टानी सतह है। और यहाँ पर दिखा हुआ है कि वातावरण में जो कंडेंसेशन यानी सघन बादल है। यहाँ पर डार्क स्ट्रेक्स अक्रॉस द सरफेस एरिया ऑफ विंड इरोजन, तो यहाँ पर कहना चाह रहा है कि सतह पर काली धारियाँ हैं, पवन अपरदन का क्षेत्र दिखाया हुआ है। तो इस तरह से हमें इसकी जो जानकारी, छोटी सी विशेषता लेनी थी किसकी, मंगल ग्रह के बारे में। तो हमारा जो विश्लेषण है वो तो यही समाप्त होता है, लेकिन हम जिन चीज़ों की या जिन देशों की हमने बात की है, अब हम उनको गूगल मैप में देखते हैं। अब हम चलते हैं दिल्ली। तो अब दिल्ली की मैप को देखिए, ये दिल्ली किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। ये इंडिया गेट अवस्थित हो गया यहाँ पर, ये राजपथ वाला क्षेत्र, ये रायसीना की पहाड़ियाँ, ये राष्ट्रपति भवन। तो इसमें आप देखने का प्रयास कर रहे होंगे। और अब जो दिल्ली का मैप है उसको एक बार फिजिकल मैप में समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर जो एयर पोल्यूशन है वो क्यों होती है ज़्यादा। तो आप देखने का प्रयास कीजिए कि उत्तर की साइड तो हिमालय आ जाता है, इधर अरावली रेंज आ जाती है, इधर विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज आ जाती है, और इधर कौन सी आ जाती है, तो हिंदू कुश आ जाती है, कुल कीर्तन रेंज आ जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो दिल्ली है एक तरह से लैंडलॉक हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो हवा रहती है, गैसेस रहती है, उनको अच्छे से जो संचार यानी जो आवागमन में बाधा आती है। तो हवा क्या, अब इस साइड से हवा आती है, इस साइड से हवा आती है, तो सारी हवा कहाँ जाकर इकट्ठा होती है, तो हिमालय के पास वाले क्षेत्र में जाकर इकट्ठा होती है, जिससे क्या होता है कि जो एयर पोल्यूटेंट यानी जो कंसंट्रेशन है प्रदूषण के वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो जो यहाँ की जो हवा रहती है वो ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है। और उसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में आपको मैदानी वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर जो फसल रहते हैं उसके फसल के जो अवशेष के रहते हैं उनको जलाने से क्या होता है, जिसे हम पराली जलाना बोलते हैं। अब उसके अवशेष जलेंगे तो वो जलने के बाद वायुमंडल में जाते हैं, फिर वायुमंडल में जाते हैं तो वो कहाँ पर फिर इकट्ठा होंगे, हवा के साथ इधर आएंगे, हवा के साथ वो जाकर यही हिमालय के पास में इकट्ठा होते हैं। क्योंकि हिमालय को पार करके तो जा नहीं सकते वो, तो सीधी सी बात है को यहीं पर इकट्ठा होंगे। अब यहाँ पर इकट्ठा होंगे तो यहाँ की जो वायु प्रदूषण है यहाँ के आसपास के क्षेत्र को वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी। और दूसरा ये भी वजह है कि दिल्ली में जो इंडस्ट्री है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो वाहन है, ट्रैफिक की वो सबसे ज़्यादा है। तो इसकी वजह से भी जो कार्बन इमिशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो वो भी यहाँ की वायु को ज़्यादा प्रभावित करती हैं। उसके बाद हम चलते हैं उत्तरकाशी में, उत्तराखंड वाले क्षेत्र में चलते। तो ये उत्तरकाशी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखिए आप। तो आप देखने का प्रयास कीजिए, ये यमुना नदी हो गई है, ये उत्तरकाशी वाला क्षेत्र हो गया है। अब इसको आप 3D में देखने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये एक तरह से हिमालय वाले क्षेत्र में आ जाता है। और यहीं पर हमने देखा कि किस तरह से इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर हिमस्खलन होता है। ये गंगोत्री हो गई है, जहाँ से गंगा निकलती है, फिर भागीरथी जिसको हम कहते हैं भागीरथी रहता है उसका पहले नाम, फिर उसके बाद गंगा पड़ता है। ये तिब्बत का वाला क्षेत्र हो गया, तिब्बत का पठार हो गया। तो इधर देखिए आप तिब्बत वाले क्षेत्र में
तो ये ऊंचाई पर दिखेगा आपको। यहाँ से देखिए आप, ये एक तरह से ऊंचाई वाले चित्र पर आ जाता है तिब्बत वाला। इसकी राजधानी ये लहासा हो जाती है। जिन जिलों की हम बात कर रहे थे तो वो ये जिले। अब हम साउथ अफ्रीका को देखते हैं। तो अब हमें साउथ अफ्रीका जाना है, तो साउथ अफ्रीका हम अरब सागर से होते हुए, इंडियन ओशन से होते हुए, मोजाम्बिक जल संधि से होते हुए दक्षिण अफ्रीका वाले क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए इसकी सीमा किससे लग रही है। इधर नामीबिया से लग रही है, इधर बोत्सवाना से इसकी सीमा लग रही है, इधर जिम्बाब्वे से इसकी सीमा लग रही है, मोजाम्बिक से इसकी सीमा लग रही है। ये स्वाजीलैंड वाला क्षेत्र हो गया है। ये स्वाजीलैंड लैंडलॉक कंट्री, इसकी सीमा किससे लग रही है, इधर मोजाम्बिक से और दक्षिण अफ्रीका से लग रही है। लेसोतो हो गया है। मसेरू इसकी राजधानी हो गई है। ये स्वाजीलैंड। अब यहाँ पे देखिए आप, प्रिटोरिया, पीटर्सबर्ग, किम्बरले, ये केप टाउन, और ये पोर्ट एलिजाबेथ इसका पोर्ट हो गया है। ये डरबन क्षेत्र, और इधर इसकी जो सीमा है, इधर अटलांटिक महासागर से, इधर इंडियन ओशन से लग रही हैं। तो इस तरह से हमें जो दक्षिण अफ्रीका है, जो अन्य मैप है, उनको देखना था। तो हमारा जो विश्लेषण ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद।